बच्चों, चलिए आज हम अपनी कक्षा में पढ़ेंगे समास। देखो बेटा, हमारी जो कक्षा 10 है और जिन बच्चों के पास कोर्स बी है हिंदी विषय में, तो उसमें जो आपका एग्जाम होने वाला है अब 2024 में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं हिंदी के, उस एग्जाम में जो आपका व्याकरण है, व्याकरण से 4 नंबर का क्या पूछा जाएगा? समास। किन बच्चों से? जिनके पास कोर्स बी है, जिनके पास स्पर्श और संचयन है। कौन सी क्लास? कक्षा 10, क्लास टेंथ कोर्स बी स्पर्श संचयन वाली बुक्स। उसमें जो आपका 2024 में जो एग्जाम होने वाला है, उसमें समास टॉपिक से आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब आपको वहां पर 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 एमसीक्यू दे जाएंगे, जिनमें से आपको कोई 4 करने होंगे। तो बेटा, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके बारे में तो बाद हम अलग दूसरी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम क्या समझेंगे, समास होता क्या है। देखो बेटा, प्रश्नों को जानने से पहले उस विषय का ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी है कि समास है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनकी आप पहचान कैसे करोगे। बेटा, एग्जाम में ना तो आपसे डेफिनेशन लिखवाई जाएगी, ना कोई प्रकार पूछा जाएगा। जैसे आपको पता है कि सब चीजें लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, स्किल बेस्ड हो रही है, तो ना हमसे कोई परिभाषा पूछेगा, ना उनके भेद पूछेगा। क्या दिया जाएगा? हमको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें कोई चीज रेखांकित कर दी गई, या फिर आपको शब्द दे दिया गया, समस्त पद दे दिया गया, आपसे पूछ लिया गया उसका विग्रह बता दो क्या है, या आपको कोई उसमें पूर्व पद और उत्तर पद देकर उसको आपको समस्त पद बनाने के लिए बोल देगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए, इसके बारे में तो खैर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। अभी जान लेते हैं समास क्या होता है। तो थोड़ी सी मैंने आपको नॉलेज दी है। देखिए बेटा, समास है क्या। सबसे पहले हमें समझना है कि समास क्या है। समास बेटा एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। क्या है कि प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है ये? प्रोसेस है। किस चीज की प्रोसेस है? नए शब्द बनाने की प्रोसेस है, ठीक है। किस चीज की प्रोसेस है? नए शब्द बनाने की, नए शब्द निर्माण की, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, शब्द निर्माण जब पढ़ाया है मैंने आपको जिस वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो अन्य भाषाओं से तो शब्द लेती ही लेती है, देशी शब्दों को भी लेती है, विदेशी शब्दों को भी लेती है, संस्कृत भाषा से भी शब्दों को लिया है इसने, ठीक है। लेकिन स्वयं भी नए शब्दों का निर्माण किया है। तो कितने प्रकार से किया है? 4 प्रकार से। मूल शब्द में उपसर्ग जोड़कर, मूल शब्द में प्रत्यय जोड़कर, और संधि के माध्यम से, और सब चौथा क्या है आपका? समास के माध्यम से। समास के माध्यम से भी हिंदी भाषा ने नए शब्दों का निर्माण किया है। अब कैसे क्या जानते हैं हम। तो समास क्या है? समास वह प्रक्रिया है बेटा, वह प्रक्रिया है जिसमें दो भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले, मतलब दो अलग अलग अर्थ रखने वाले एवं स्वतंत्र, कैसे है वो दोनों? इंडिपेंडेंस है, ठीक है। और कैसा है? दोनों का डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, अलग अलग अर्थ है। ऐसे दो शब्दों को लिया जाता है बेटा, और उन शब्दों को जोड़कर एक न्यू वर्ड का, ठीक है, एक नए शब्द का, और कैसा? अर्थवान, जो मीनिंगफुल है, उस शब्द का निर्माण किया जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? समास कहलाती है। अब बेटा, छोटी सी बात एक मेरी आप समझनी है आपको, कि यहाँ क्या करते हैं बहुत से बच्चे, क्या करते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ इसका। मैंने एक शब्द लिया, यहाँ समझते हैं हम इसको। मैंने एक शब्द लिया देश। किसी कंट्री को हम देश कहते हैं, पूर्ण शब्द है, मूल शब्द है, स्वतंत्र है अपने आप में, एक मीनिंग रखता है, ठीक है। अब दूसरा शब्द मैंने ले लिया भक्त। जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको भक्त कहते हैं, ये भी अपने आप में पूर्ण है, दोनों से कोई लेना देना नहीं एक दूसरे का, दोनों क्या है? स्वतंत्र है, और दोनों ही अर्थवान है। लेकिन दोनों को जोड़कर मैंने क्या बना दिया? एक नया शब्द बना दिया, देशभक्त। दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया? देशभक्त, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है देश का, देशभक्त मतलब देश का भक्त। अब देखो, नया शब्द बना कि नहीं बना, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या गलती कर जाते हैं बेटा, जो बनकर आया है शब्द इसी को समास समझ लेते हैं। तो बेटा, ये गलती नहीं करनी है। जो शब्द बनकर आता है इसको बोलते हैं हम समस्त पद। क्या बोलते हैं इसको? ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये जो बनकर आया है ये है आपका समस्त पद। क्या बोलोगे इसको? समस्त पद। और जो पहला शब्द लिया है हमने, इसको क्या बोलेंगे हम? पूर्व पद। जो हमने पहला शब्द लिया इसको क्या बोलते हैं? पूर्व पद बेटा बोलते हैं इसको। जो पहला शब्द लिया इसको पूर्व पद, और जो दूसरा शब्द लिया हमने इसको बोलते हैं उत्तर पद। और जो बनकर नया शब्द आया उसको क्या बोलेंगे हम? समस्त पद। और इसको जो मैंने एक्सप्लेन किया इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा समास विग्रह। इसको बोलते हैं समास विग्रह। मतलब उसको एक्सप्लेन कर देना, तोड़कर बता देना पूरा,
ठीक है बेटा। तो समास क्या है, चारों ये चार ही हमारे 1 2 3 4 5 शब्द हमारे आगे पीछे घूमते हैं और इनमें क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको समझना है बेटा अच्छे से। ये तो हमें पता ही चल गया कि समास क्या एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, दो स्वतंत्र शब्दों को लेते हैं और एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो जो हमने लिए शब्द, जो पहला शब्द लिया उसको क्या बोलोगे, पूर्व पद। जो पहला शब्द लिया उसको क्या बोलोगे, पूर्व पद। और जो दूसरा शब्द लिया उसको क्या बोलोगे, उत्तर पद। और दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनकर आया उसको क्या बोलोगे आप, समस्त पद। और उसको जब आपने एक्सप्लेन किया, उसको विस्तृत रूप से बताया खोल करके, इसका मीनिंग क्या बनेगा, क्या शब्द बना था हमारा, देशभक्त। देशभक्त मतलब देश का भक्त, उसी को तो देशभक्त कहेंगे ना, जो देश का भक्त होगा। ठीक है, तो ये जो हमने एक्सप्लेन किया इसको क्या बोला जाता है, उस समास का हमने क्या किया, विग्रह किया, उसको खोल दिया पूरे तरीके से, उसको विस्तृत रूप से बताया, तो ये क्या कहलाएगा, समास विग्रह। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है कि पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़कर समस्त पद बनाना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। तो बेटा क्लियर हो गई होगी ये बात, समास क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, और समास इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दो पदों को लेते हैं और उनको जोड़कर एक नए पद का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जब उसको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, उसको कहते हैं समास विग्रह। चलिए अब चलते हैं भेद की तरफ कि समास के भेद कितने होते हैं। देखो बेटा, अब जब हमने दो शब्द जो लिए ना, हमने इसी से हमें समझना है, ये जो दो शब्द लिए तो इसमें क्या हुआ कि चार सिचुएशन सामने आई, चार स्थितियां सामने आई। कौन कौन सी आई, कि एक बार तो क्या हुआ कि जो पूर्व पद है, ठीक है, ये प्रधान ना होकर क्या हुआ, उत्तर पद प्रधान हुआ। पहले क्या हुआ कि पूर्व पद गौण रहा और उत्तर पद प्रधान हुआ, पहली स्थिति ये है। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या है, इसी में देखिए कि पूर्व पद प्रधान, एक बार क्या हुआ कि अब पूर्व पद प्रधान हो गया, उत्तर पद गौण हो गया। तीसरी स्थिति क्या आई, पूर्व पद उत्तर पद दोनों प्रधान हो गए। और चौथी स्थिति क्या हुई, कोई अन्य पद ही प्रधान हो गया, ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, कोई अन्य पद अन्य ही पद प्रधान हो गया आपका। एक बार फिर समझ ले बेटा, समास के भेद किस प्रकार से किए गए, जब हमने समास जो प्रोसेस है, हमारी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया हमने की। ठीक है, इस प्रक्रिया के बाद रिजल्ट क्या निकल कर आया कि चार प्रकार के शब्द बने, जो नए शब्द बने वो चार प्रकार के बने। कैसे बने, पहले शब्द में पूर्व पद गौण हो गया और उत्तर पद प्रधान हो गया। तो जब पूर्व पद गौण हुआ और उत्तर पद प्रधान हुआ तो हमने इसको क्या बोला, तत्पुरुष समास बोला। कि भाई जब पूर्व पद गौण होगा और उत्तर पद प्रधान होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, तत्पुरुष समास का नाम देंगे। उसको क्या बोला जाएगा, तत्पुरुष समास बोला जाएगा। फिर अब हम पूर्व पद को प्रधान कर देते हैं और उत्तर पद को गौण कर देते हैं, पूर्व पद को प्रधान कर देते हैं और उत्तर पद को गौण कर देते हैं, इसको पलट देते हैं। तो कौन सा समास बनेगा फिर हमारा, ये अव्ययी भाव समास। कौन सा समास बनेगा, अव्ययी भाव समास। इसको क्या नाम दिया गया, अव्ययी भाव समास। फिर तीसरा है हमारा कि हम पूर्व पद और उत्तर पद अब दोनों को ही प्रधान कर देते हैं, और तो इस समास को क्या नाम दिया गया, द्वंद्व समास। क्या कहा गया इसको, द्वंद्व समास। अब चौथी स्थिति क्या बनी कि कोई अन्य पद प्रधान, कि ना तो हम पूर्व को प्रधान कर रहे हैं ना हम उत्तर को प्रधान कर रहे हैं, हम किसी अन्य को ही प्रधान कर रहे हैं। तो इस समास को क्या कहा गया, बहुव्रीहि समास कहा गया। बेटा कोई भी हम दो चीजें ले रहे हैं तो उनमें क्या होगा, या तो फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा है और सेकंड की कम है, फिर फर्स्ट सेकंड की ज्यादा है फर्स्ट की कम है, या दोनों की वैल्यू कर लो, दोनों की किसी की मत करो किसी अन्य की कर लो। ठीक है, तो उसी प्रकार से चार भेद हुए समास के। कितने भेद हुए, चार भेद हुए। अब बेटा आप कहोगे कि मैम इसमें तो हमें अभी दो शब्द सुनने के लिए मिलते हैं, कर्मधारय और देहु, वो कहाँ है, वो बेटा इसी के अंतर्गत आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही वो दोनों आते हैं। कौन कौन से, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, और एक होता है हमारा द्विगु समास। ये किसके अंदर आते हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही ये आते हैं। ठीक है बेटा, इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे जब चारों समासों को मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे इसके वीडियो के पार्ट 2 में, तो वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसको अच्छे तरीके से कि इसके अंतर्गत ये कैसे आते हैं। और अच्छा इसके अंतर्गत लिए क्यों, ये चीज आप समझ लो, यहाँ पर क्यों लिया बेटा, अलग से क्यों नहीं बनाया इसको, क्योंकि इन दोनों में भी पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। तो जितने भी प्रकार के जो हमारे शब्द बने, जिसमें भी पूर्व पद गौण हुआ उत्तर पद प्रधान हुआ, उनको सबको इसी समास में रख दिया गया, तत्पुरुष समास में। ठीक है बेटा, इसीलिए दोनों समास भी यहाँ पर आ गए।